हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके पढ़ाई का कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता होगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग गुप्त ऊष्मा पढ़े थे, है ना, और आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिए थे कि गुप्त ऊष्मा क्या है। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है एक छिपी हुई ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है? एक छिपी हुई ऊष्मा जो अवस्थाओं को परिवर्तन करता है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाता है। टेम्परेचर आपका वही सेम रहेगा, लेकिन अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगे। इसके दो प्रकार थे, एक था वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और एक था संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन बोलिए, गलनांक बोलिए, या बर्फ का गुप्त ऊष्मा, जो भी आप बोल सकते हैं ना। उसमें क्या हुआ था? अवस्थाओं को क्या कर रहे थे हम लोग? परिवर्तित कर रहे थे और टेम्परेचर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता था, है ना। चलिए, तो वहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद एक टॉपिक है जिसका नाम विसरण। क्या नाम है? विसरण। ये वीडियो लेक्चर कितना है? 8वां है। हम लोग 7 तक पढ़ चुके थे। वीडियो लेक्चर कहां तक पढ़ चुके थे? 7 तक, है ना। और उसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ लिए थे ना। इस वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा तो हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे ना। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, सबसे पहले समझते हैं विसरण क्या है। क्या है जी? विसरण, डिफ्यूजन क्या है ना। बहुत जगह ये क्वेश्चन आता है कि विसरण किसे कहते हैं, है ना। तो आप देखिए, याद करने से ज्यादा अच्छा समझने का प्रयास करिए। एक बार समझ जाइए, टॉपिक याद भी नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो जानते हैं कि विसरण होता है ना। चलिए, तो एक पदार्थ के कण का, सुनिए, एक पदार्थ के कण का दूसरे पदार्थ के कण में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जब एक पदार्थ के कण में दूसरे पदार्थ के कणों को मिला दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। विसरण में क्या होगा? एक कण दूसरे कण में मिलेंगे। विसरण क्या होगा? एक कण दूसरे कण में मिल जाएंगे, इसी प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। और देखिए, हम पदार्थ का मतलब क्या हो गया? या तो ठोस अवस्था में मिलेगा, या तो द्रव अवस्था में मिलेगा, या तो गैस अवस्था में मिलेगा। या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस। इसके अलावा आपके पास कौन सी अवस्थाएं हैं जो आप बता सकते हैं कि नहीं सर, ठोस भी नहीं है, द्रव भी नहीं है, गैस भी नहीं? ऐसी कोई अवस्था ही नहीं। या तो हमारे पास ठोस मिलेगा, या तो द्रव मिलेगा, या तो गैस मिलेगा। अगर आप किसी और अवस्थाओं के बारे में जानते हैं तो कमेंट कीजिए, है ना। आइए, तो एक पदार्थ के कण को जब हम दूसरे पदार्थ के कण में मिला देते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। या एक पदार्थ का कण जब दूसरे पदार्थ के कण में मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। जैसे एक गिलास में पानी लीजिए, है ना। एक गिलास में क्या लीजिए भाई? पानी लीजिए। चलिए, एक गिलास में पानी लिया और एक गिलास में हम लोग लिए दूध। क्या लिए? दूध, है ना। जब पानी में दूध को मिलाया जाता है तो एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाता है, नहीं मिल जाता है? मिल जाता है ना। जब आप लोग सोमवारी करने जाते हैं या कुछ जल ढारने जाते हैं ना, तो वहां देखिएगा एक लोटा पानी लिया जाता है और एक पवा दूध लिया जाता है ना। शंकर भगवान को भी मिलावट करके दिया जाता है और आशीर्वाद मांगेगा फॉर्चूनर, है ना। चलो ध्यान, आइए, भगवान मिलावट नहीं देख रहा है, सब चीज देख रहे हैं, पाप भी देख रहा तुम लोग का। चलिए, आइए, तो बताइए, एक लोटा पानी और एक पाव दूध बढ़िया से मिला दिए, एकदम साक्षात लग रहा एक लोटा दूध है कि नहीं। तो क्या हुआ? दूध के कण में पानी के कण आसानी से मिल गए। तो इसी प्रक्रिया को तो विसरण कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। जैसे हवाओं में कितनी गैसें हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बहुत सारी गैसें हैं। गैसें मिली हवाओं में, देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, बहुत सारी गैसें हैं। लेकिन एक गैस दूसरे गैस में साक्षात बढ़िया तरीके से मिल गया, इसी प्रक्रिया को विसरण कहेंगे। माने एक कण जब दूसरे कण में मिलेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे, है ना। जैसे एक बात होती है, आप लोग कभी घी खाए होंगे, शहद, है ना। तो जब शहद के कण थोड़े थोड़े ठोस होते हैं ना, जब उसको पानी में मिला दिया जाता है तो वो भी क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। चीनी ठोस है कि नहीं? नमक ठोस है कि नहीं? नमक को जब पानी में मिला के बढ़िया से एकदम शरबत बना देते हैं तो क्या होता है? नमक के कण पानी के कण में मिल जाते हैं। जब एक कण दूसरे कण में मिल जाएगा, इसी प्रक्रिया को विसरण कहेंगे, है कि नहीं। चलिए, जैसे समझिए, इसमें पानी है, बोलिए, इसमें पानी है। आप क्या करिए? एक चम्मच चीनी लाइए, है ना। चीनी समझते हैं? हाँ, एक चम्मच चीनी लाइए और इसमें डाल दीजिए। एक चम्मच चीनी लाइए और इसमें क्या करते हैं? डाल दीजिए और इसको बढ़िया से एकदम घोले राजा जी कर दीजिए ना, बढ़िया से मिला दीजिए, है ना। अब क्या होगा? आपको चीनी के कण दिखाई नहीं देंगे। बोलिए, आपको चीनी के कण दिखाई नहीं देंगे। आप कहेंगे दादा हो दादा, चीनी का कण कहां गया? अरे भैया, मिल गया, उसका विसरण हो गया।
क्या हो गया भैया, विसरण, है ना। तो विसरण का माना हो गया भैया एक पदार्थ के कण में जब दूसरे पदार्थ का कण मिल जाएगा, इस प्रक्रिया को विसरण कहेंगे। तो विसरण तीनों चीज में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। पहले क्या होता था, पहले वो ब्लैक बोर्ड आता था, ब्लैक बोर्ड समझते हैं, करिया बोर्ड, है ना। तो ब्लैक बोर्ड में ना वो मार्कर से नहीं चौक से लिखते थे, है ना। चौक से लिखने के बाद क्या होता था, ऐसे सर जी लिख के चल गए, उसके बाद बैठ जाते थे लोग, है ना। जब आप बोर्ड साफ करते मिटवेन करता था भाई साहब, इसे पूरा पानी लेके इसे मिटाना पड़ता था, बढ़िया से साफ करना पड़ता है ना। इसी को लिख के छोड़ देंगे, 2 दिन तक छोड़ देंगे। कितना दिन तक, 2 दिन तक। जब मिटाने आएंगे मिटवे ना करेगा, क्या हुआ, चौक गए नहीं, विसरण हो गया भैया, है ना। विसरण में क्या हुआ, एक कण दूसरे कण में मिल गया। जब एक कण दूसरे कण में मिला, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे भैया, बोलिए, विसरण कहेंगे। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। विसरण में एक कण दूसरे कण में जब मिल जाएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको विसरण समझ में आ गया होगा। विसरण किस में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस में, द्रव में, गैस में, ठोस में, द्रव में, गैस में। समझ में आ रहा है ना। लेकिन एक काम करिए, आप एक गिलास में पानी लीजिए और कोई इंक लीजिए, है ना, है मेरे पास इंक तो नहीं है, उसका डब्बा है, ये इंक है ना, स्याही जिसको बोलते हैं ना, ये इंक लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस गिलास में 3-4 बूंद इंक मिला दीजिए, है ना। उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर एक गिलास पानी लीजिए और उस पर क्या करिए, 1 चम्मच चीनी रख दीजिए, उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत देर बाद जब आइएगा तो आप देखिएगा जो स्याही है, वो जो इंक है, वो पानी में एकदम जल्दी जल्दी मिल गया, लेकिन वो जो चीनी है अभी तक घुला नहीं है। इसका मतलब चीनी ठोस था और इंक और द्रव, सॉरी, इंक और पानी द्रव था, है ना। तो द्रव जल्दी मिल जाते हैं और ठोस के कण को मिलने में थोड़ी समय होता है। सबसे ज्यादा मिलता है गैस, गैस के एक कण दूसरे कण में फटाक से मिल गया, गैस के एक कण दूसरे कण में फटाक से मिल गया ना। तो हम कहेंगे भैया कि सबसे ज्यादा विसरण की प्रक्रियाएं किसमें देखी जाती है भाई, बोलो। सबसे ज्यादा विसरण की प्रक्रिया किसमें देखी जाती है, गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। विसरण क्या है, एक पदार्थ के कण में दूसरे पदार्थ का कण का प्रवेश करना, मिल जाना, विसरण। एक पदार्थ के कण में दूसरे पदार्थ के कण का मिल जाना या प्रवेश कर जाना विसरण कहलाता है। आशा करते हैं कि यह बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर विसरण समझना है तो ऐसा देखा जाता है, दो लोहे को बढ़िया से बांध के 2-3 साल के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। जब आप उसको खींचिएगा तो खींचिए नहीं पाइएगा, है ना। वहां पर क्या हो गया, विसरण हो गया। क्या हो गया, विसरण हो गया ना। विसरण में क्या होगा, गैस के कणों में भी क्या होता है, विसरण। विसरण का मतलब सीधी बात है भैया, एक कण में दूसरा कण मिल जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देंगे, विसरण कह देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, विसरण समझ में आया कि नहीं आया, है ना। चलिए, तो विसरण में क्या होगा, एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण में मिल जाएगा, विसरण कहलाएंगे। सबसे ज्यादा विसरण होगा गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, ना। उसके बाद हमने कहा था पदार्थ की 3 अवस्थाएं, है ना, ठोस, द्रव, गैस, है ना। आपने पढ़ा था भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, बताइए, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के थे, एक ठोस था, द्रव था, गैस था। ठोस, द्रव, गैस, है ना। उसके बाद हमने ठोस को पढ़ा जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। द्रव के बारे में पढ़ा, आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस के बारे में पढ़े, कुछ निश्चित ना होगा, उसी को हम लोग गैस कहेंगे। वहां तक पढ़ चुके थे, लेकिन जब आगे वैज्ञानिकों ने और अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं नहीं है, और भी कुछ अवस्थाएं हैं, है ना, जिसको हम अतिरिक्त अवस्थाओं में गिनते हैं। तो बताइए, पदार्थ की अन्य अवस्थाएं भी, है ना, टोटल 5 अवस्थाएं, एक चौथी और एक 5वीं, है ना। 3 तक तो ठोस, द्रव, गैस, है ना, और तीनों में परिवर्तन करके भी बताए थे। बोलिए, ठोस को हमने उष्मा दिया था, बोलिए, ठोस को उष्मा दिया था, द्रव में बदला, द्रव को उष्मा दिया था, गैस में बदला। बोलिए, ठोस को उष्मा दिए द्रव में, द्रव को उष्मा दिए गैस में। हाँ, यहाँ प्रक्रिया के बारे में भी बताए थे। तो बताइए, ठोस जब द्रव में बदलेगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, याद करिए तो आप सब द्रवनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रवनांक। और यही द्रव अगर गैस में बदलेगा, या तो आप इसको वाष्पीकरण कह सकते हैं या तो उसको क्वथनांक कह सकते हैं। यहां तक समझाए थे, नहीं समझाए। अगर गैस को फिर अगर द्रव में बदलिएगा, बोलिए क्या कहेंगे इसको, गैस को द्रव में बदलेंगे, इसको कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे, संघनन, ना। गैस ठंडा होकर द्रव में बदलेगा, इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, संघनन। और द्रव को अगर जमा दीजिएगा तो हिमांक। क्या कहेंगे, हिमांक, है ना। चलिए, बोलिए, ठोस को उष्मा दिया, द्रव में बदला,
द्रव को उष्मा दिया, गैस में बदला, तो वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना गैस को भी उष्मा दी जाए, देखा जाए आगे क्या होगा। जैसे 3 स्टेप तो गए, जैसे में ठोस, द्रव, गैस। ठोस को उष्मा दिए, द्रव में गया, द्रव को उष्मा दिए, गैस में गया। अब वैज्ञानिक लोग सोच रहा है कि क्यों ना गैस को भी उष्मा दी जाए। जैसे फिल्म में, भूत वाला फिल्म में नहीं देखते हैं, आधा रास्ता चला गया, उसके बाद हीरो हीरोइन सोच रहे हैं कि और आगे जाके देखिए क्या होता है। हीरो समझा रहा है मत जाओ मत जाओ, कर हम कम है, चल जाता है ना। तो उसी प्रकार ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस को उष्मा दिए, द्रव में बदला, द्रव को उष्मा दिए, गैस में। जब गैस को उष्मा दी जाती है तो गैस तो परमाणुओं में है ना। जब गैस को उष्मा दी जाती है ना, इतना उष्मा दी जाती है उच्च ताप पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, हाई टेम्परेचर, है ना, ये वाला हाई नहीं, हाई टेम्परेचर ना। चलिए, तो जब बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा दी जाती है तो वहां से हम लोग को मिलता है पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था देखिए, इसका कोई सटीक डिफिनेशन नहीं है ना, हम आपको समझाने के तौर पे हम अपने तरीके से लिखे प्लाज्मा अवस्था को, हम अपने तरीके से लिखे, है ना। आइए, तो कह सकते हैं यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की क्या है? चौथी अवस्था है ना। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर, टूटकर, खंडित होकर, है ना, इसमें परमाणु क्या हो जाएंगे, टूटकर या तो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे ना, और इसी पर बनाएंगे आयन। अब देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि ना ही आप इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं और ना ही आपको आयन के बारे में जानते हैं। जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था तो आप बहुत चीजों को नहीं जानते थे, लेकिन जैसे 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 समय आते गया आप समझते गए। उसी प्रकार आप समझिए, इलेक्ट्रॉन है, परमाणु को तोड़े तो इलेक्ट्रॉन आया, जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर किया तो आयन आया। बस आप मानो, एक चैप्टर है, अगर आप प्लेलिस्ट देखे होंगे तो चैप्टर में बताए थे, चैप्टर का नाम है परमाणु, अणु और आयन। क्या है जी? परमाणु, अणु और आयन। चलिए, तो याद रखिए, अभी बस ध्यान रखिए, परमाणु टूट कर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन और आयन, इलेक्ट्रॉन और आयन, है ना, याद रखिएगा, परिवर्तित हो जाता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों का क्या है, प्लाज्मा अवस्था जो है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का मिश्रण है। क्या है जी? मिश्रण। कुल बात में यही समझिए, ठोस को उष्मा दिए, द्रव में बदला, द्रव को उष्मा दिए, गैस में बदला, गैस को इतना उष्मा दिए, इतना उष्मा दिए, इतना उष्मा दिए कि वह इलेक्ट्रॉन और आयन में बदल गया और अपनी अवस्थाओं को छोड़ दिया ना। और इसी अवस्था को कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य और तारों में जो चमक होता है, देखते सूरज में कितना गर्मी होता है ना, तारों में कितना गर्मी होता है, बहुत। तारा माने क्या? सूरज, जिसमें अपना प्रकाश, उसे तारा कहते हैं। हम लोग के सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य है कि नहीं? अरे सूर्य बगल में है तो सूर्य को भी तो तारा कहेंगे, क्योंकि इसमें खुद का प्रकाश है कि नहीं। चलिए, तो सूर्य और जो तारों में ईंधन होता है, जो चमक होता है, जो उष्मा होता है, वो किसके कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। वो जो ललिया वाला बल्ब देखे थे, वो वाला होता था, प्रकाश कंपनी का आता था, इससे वाला ललिया वाला, ऐसे नहीं देखे थे, ये वाला बल्ब है ना, इसमें भी गैस भरा जाता था और कहा जाता है कि इसमें भी, ये भी प्लाज्मा अवस्था के कारण ही क्या करते थे, प्रकाश को देते थे, है ना। तो वास्तविकता में देखा जाए तो आपको पृथ्वी पर प्लाज्मा अवस्था बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन वायुमंडल से बाहर जाइए, आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड है, अगर जिसमें भी अपना प्रकाश है, अगर वो चमक रहे हैं तो उसका कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, उसका कारण है प्लाज्मा अवस्था। क्या है जी? प्लाज्मा अवस्था। बात समझ में? चलिए बोलिए, प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था का मतलब हो गया, बोलिए, हाँ, प्लाज्मा अवस्था का मतलब हो गया ऐसी अवस्था, सॉरी, प्लाज्मा अवस्था का मतलब है जब ठोस, द्रव, गैस मिलता है, उसके बाद जब गैस को उष्मा दी जाती है, जब गैस को उष्मा दी जाती है ना, जब गैस को उष्मा दी जाए, इतनी अधिक मात्रा में उष्मा दी जाती है, वो अपना अवस्था छोड़कर ना किसमें आ जाता, प्लाज्मा अवस्था में आ जाता। और प्लाज्मा अवस्था में अत्यधिक मात्रा में उष्मा पाई जाती है। बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए। सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होता है? प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। इसमें ईंधन के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं ना, ज्यादातर बोले सूर्य हो गया, तारा हो गया, इसमें ईंधन के रूप में किसका उपयोग होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था के कारण ही इसमें चमक होता है। समझ में आ गया? आइए,
तो उसके बाद प्लाज्मा अवस्था मिल गया, उसके बाद मिला बीईसी, है ना, दिख रहा है आपको, बीईसी मैंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोलिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना। देखिए ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, बस ध्यान रखना है कि ये पदार्थ की कौन सी अवस्था भैया, पांचवी अवस्था है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। और इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने, ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, है ना, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है ना। इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था बोस आइंस्टाइन, सॉरी, इसके बारे में कौन किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने। किसने किया था, सत्येंद्रनाथ बोस ने, ना। और सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टीन को ये बताया, है ना। उसके बाद आइंस्टीन ने इस नियम को पारित किया। इसीलिए देखो मेहनत किसका था भैया, ऐसा नहीं आइंस्टीन का नहीं था, आइंस्टीन ने भी मेहनत किया और सत्येंद्रनाथ बोस ने भी मेहनत किया। लेकिन सत्येंद्रनाथ बोस बोलता तो आदमी समझ में करता होगा, झूठे बोल रहा होगा, लेकिन आइंस्टाइन तो आप समझ रहे कितना बड़ा वैज्ञानिक है ना। तो हम कहेंगे कि ये जो इसका जो अध्ययन किया था वो सत्येंद्रनाथ बोस ने किया था, लेकिन इसने इस नियम को साझा किया किसके साथ, आइंस्टाइन के साथ साझा किया ना। तो नियम तो सत्येंद्रनाथ बोस का था, लेकिन पारित किसने किया, आइंस्टीन ने किया, क्योंकि बड़का वैज्ञानिक है, उसका वैल्यू भी है ना। चलिए इसीलिए इसके नाम को भी रख दिया, यहां से स्टार्ट कर दिया, बोस ले लिया, उसके बाद अपना नाम जोड़ दिया आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। बोलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था आपको समझ में आया कि नहीं है, बोलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था आपको समझ में आया कि नहीं है। आगे आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आया है ना, तो कमेंट में लिखिएगा सर समझ में आ गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर 1 से देखिए, 1 2 3 4 इसी हिसाब से देखते चलिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको बैक टू बैक मिलते रहे, है ना। अब मिलते हैं बायोलॉजी की क्लास में, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।